हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025 7 सितंबर यानी आज जो मॉक टेस्ट हुआ था दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का आरडब्ल्यू ऐप पर, उसका मैथ सॉल्यूशन। तो उसका मैथ सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 288 एंड द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ इज 16। हाउ मैनी पेयर ऑफ सच नंबर्स कैन बी मेड। यानी दो संख्याओं का योग कितना है 288 और उनका महत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ कितना है 16। अब हमारे पास क्या है एचसीएफ, हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है एचसीएफ कितना है 16। अब जो एचसीएफ होता है तो जो संख्याएं होती हैं वो एचसीएफ के मल्टीपल में होती हैं, यानी जो हमारे नंबर्स होंगे वो होंगे 16A और 16B, या हो सकते हैं 16X या 16Y। वेरिएबल कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन जो नंबर्स होंगे वो एचसीएफ के हमेशा क्या होंगे मल्टीपल में। अगर एचसीएफ यहाँ 12 होता तो 12A और 12B, 20 होता तो 20A और 20B। तो हमारे नंबर्स आ गए 16A और 16B। उसके बाद जो दो संख्याओं का योग है वो कितना है 288। तो 16A पहली संख्या प्लस 16B जो दूसरी संख्या है, इन दोनों का योग कितना है 288 यानी 288। 16 यहाँ से कॉमन लेंगे और A प्लस B कितना हो जाएगा 288। 288 16 से ये कटेगा कितने टाइम्स, तो A प्लस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी A प्लस बी, तो ये हो जाएगा 16 और ये 8 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 18। अब हमें ऐसे पेयर बताने हैं जो A प्लस बी यानी A और B की ऐसी वैल्यू बतानी है पेयर्स जिनका सम कितना आए 18। तो वो पेयर्स कितने होंगे बस यही बताना है क्वेश्चन में, हाउ मैनी पेयर। तो एक तो हो जाएगा 1 एंड 17, दूसरा कौन सा होगा 5 और 13, और तीसरा जो पेयर होगा वो होगा 7 और 11। बस केवल ये तीन पेयर ऐसे होंगे जिनका जोड़ करने पर यानी ऐड करने पर 18 आए। अब आप सोच रहे होंगे कि 2 और 16 भी तो 18 होता है, 2 और 16, 4 और 14 भी 18 होता है, 10 और 8 भी 18 होता है। लेकिन ये सारे पेयर हमें नहीं लेने, क्यों नहीं लेने, क्योंकि हम केवल पेयर जो लेते हैं वो लेते हैं को प्राइम। जैसे हमने पहला पेयर क्या लिया था 1 और 17, ये क्या है को प्राइम। को प्राइम यानी इन दोनों के कोई भी एक जैसा फैक्टर ना हो, यानी कोई भी कॉमन फैक्टर। जैसे 2 और 16 का एक कॉमन फैक्टर है क्या है 2, 4 और 14 का एक कॉमन फैक्टर है क्या है 2, 10 और 8 का भी कॉमन फैक्टर है क्या है 2। लेकिन इन दोनों का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। और जो हमने लिया है दूसरी संख्या कौन सी ली थी 5 और 13, इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। और एक ली थी हमने 7 और 11, इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो हमें केवल ऐसे फैक्टर लेने, ऐसे पेयर्स लेने हैं जिनका कोई मल्टीपल ना हो यानी फैक्टर ना हो, यानी को प्राइम नंबर्स। तो ये को प्राइम नंबर्स कितने होंगे 3 ही होंगे। बाकी जो होंगे हमारे 10 जैसे 10 और 8 ये नहीं होगा, 3 और 15 ये नहीं होगा क्योंकि इसका फैक्टर क्या है 3 है, कॉमन फैक्टर क्या है 3। तो हमारे ओनली ये तीन पेयर 1 17 5 और 13 और 7 और 11 जिनका 7 और 11, हाँ, इन तीनों का ऐड करने पर क्या आएगा 18 आएगा। तो हमारे कितने पेयर्स होंगे 3 पेयर्स होंगे, ओनली 3 पेयर्स। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर सेकंड, 8 men and 6 women can complete a piece of work in 5 days, while 6 men and 8 women can also complete the same work in 5 days। यानी 8 पुरुष और 6 महिलाएं एक कार्य को 5 दिनों में पूरा कर सकती हैं। तो एक मैन एक दिन में कितना कार्य करता है हमने मान लिया x, और एक वुमेन एक दिन में कितना कार्य करती है वो हमने मान लिया y। तो उसके बाद कितने मैन है 8 मैन, तो 8 मैन एक दिन में कितना कार्य करेंगे एक दिन में, तो वो करेंगे 8x। और 6 वुमेन एक दिन में कितना कार्य करेंगे 6y। लेकिन दोनों मिलकर यानी 8 मैन यानी 8 पुरुष और 6 वुमेन यानी 6y, दोनों मिलकर एक काम को कितने दिन में खत्म कर देते हैं 5 दिन में। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा टोटल वर्क। क्या हो गया टोटल वर्क। उसके बाद ऐसे ही 6 पुरुष यानी 6x प्लस और 8 महिलाएं यानी 8y, दोनों कितना काम करती हैं उसी कार्य को, उसी सेम वर्क को 5 दिनों में पूरा कर सकती हैं। तो 5 दिनों में कितना कार्य करेंगे इतना। ये क्या हो गया, ये हो गया टोटल वर्क। अब ये काम और ये काम दोनों क्या है बराबर हैं, क्योंकि इसमें क्या बोला है सेम वर्क। तो ये इक्वेशन इसके बराबर हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8x प्लस 6y इंटू में 5 इंटू 5। और ये किसके बराबर होगा, जो दूसरा काम था वो कितना था 6x प्लस 8y इंटू 5। तो 5 से 5 कैंसिल, ये कितना हो जाएगा 8x, और उधर से ये 6x इधर आएगी तो माइनस 6x इक्वल 8y, और माइनस ये 6y इधर जाएगी तो ये 6y हो जाएगा। इधर हो जाएगा 2x इक्वल उधर हो जाएगा 2y। तो x इक्वल y, 2 से 2 कैंसिल, यानी जो x और y का जो रेशियो आया वो आया 1 और 1,
यानी एक्स और वाई की वैल्यू कितनी आई 1 और 1। तो हमसे अब क्या पूछा है, पहले टोटल वर्क निकालते हैं। टोटल वर्क क्या था, कोई भी एक इक्वेशन में रख देंगे हम टोटल वर्क। यानी टोटल वर्क कितना था 8x प्लस 6y इंटू में 5। तो 8x प्लस 6y इंटू में 5, टोटल जो वर्क था हमारा, टोटल वर्क वो कितना था 8x प्लस 6y इंटू में 5 इंटू 5। तो 8x, एक्स की वैल्यू कितनी आई 1 प्लस 6y और y की वैल्यू कितनी आई 1 इंटू में 5 इंटू 5। तो ये कितना हो जाएगा 8 प्लस 6 14 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 70। यानी टोटल वर्क कितना है हमारा 70। अब ये टोटल वर्क करना किसको है, तो करना किसको है क्वेश्चन में देखेंगे, इन हाउ मेनी डेज विल 7 मैन एंड 7 वुमेन कंप्लीट द सेम वर्क। यानी 7 पुरुष और 7 महिलाओं को ये काम करना है। तो हमारे पास टोटल वर्क कितना आया 17, और करना किसको है 7 मैन प्लस 7 वुमेन, यानी 7x प्लस 7y, और एक्स वाई की वैल्यू कितनी थी 1 और 1, तो ये कितना हो जाएगा 14। यानी इसका मतलब क्या है, 7 महिलाएं यानी 7 मैन और 7 वुमेन दोनों मिलकर एक दिन में 14 काम करेंगे, यानी 14 काम, यानी 14 काम करेंगे वो दोनों मिलकर एक दिन में। और हमें काम कितना है 70, तो 70 काम कितने दिन में होगा, 70 काम कितने दिन में होगा 1/14 इंटू 70, यानी पूरे 5 दिन में। कितना आंसर होगा इसका 5 दिन। तो इस क्वेश्चन का यानी क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर होगा वो होगा 5 डेज। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस 0.13241 और 241 के ऊपर बार है इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल 0। यानी जो हमारे पास संख्या है 0.13241 और 241 के ऊपर क्या है बार। अब जो हमें p बाई क्यू की फॉर्म में लिखनी है, यानी हमें इसका फ्रैक्शन बनाना है। तो बहुत सिंपल है ये, पहले सबसे पहले पूरी संख्या लिखेंगे 13241, माइनस करेंगे जिसके ऊपर बार नहीं है, बार किसके ऊपर नहीं है 13 के ऊपर, तो माइनस करेंगे इसमें से 13 अपॉन जिसके ऊपर बार होता है उतनी बार 9 लिखते हैं। यानी कितनी संख्या के ऊपर बार है 1 2 3, तो उतनी ही बार हम 9 लिखेंगे 9 9 9, और जिसके ऊपर बार नहीं होता उतनी बार 0, यानी 1 और 3 के ऊपर बार नहीं है तो उतनी बार 0 0 और 0। अब 13,241 में से 13 घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 13228 13228, और ये नीचे 9 9 9 0 और 0, इससे 4 से काटेंगे और इससे 4 से काटेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3307 अपॉन, और ये हो जाएगा 2 4, और ये जाएगा 9 टाइम्स 9 7 और 5। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का। बस हमें ये करना था, पूरी संख्या लिखनी थी, उसमें से माइनस करना था जिसके ऊपर बार नहीं है, अपॉन जितनी संख्या के ऊपर बार होता है उतनी बार 9, और जितनी संख्या के ऊपर बार नहीं होता उतनी बार 0, और ये इसमें से इसे माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 13,228, और नीचे एज इट इज़, और ये किससे कटेगा 4 टाइम्स कट जाएगा, 4 से कट जाएगा तो ये हो जाएगा 3,307 अपॉन 24,975, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। इफ ए क्यू प्लस बी क्यू रेशियो ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल 185 रेशियो 158, तो इसे ऐसे लिख सकते हैं हम ए क्यू प्लस बी क्यू, और इसे अपॉन में लिख सकते हैं ए क्यू और माइनस बी क्यू इक्वल कितना है 185 अपॉन 158। अब हमें क्या बताना है ए रेशियो बी, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 158 ए क्यू प्लस 158 बी क्यू इक्वल ये हो जाएगा 185 ए क्यू और माइनस 185 बी क्यू। उसके बाद ये कितना है 158 ए क्यू और ये है 185 ए क्यू और ये है 158 बी क्यू, तो ऐसे लिखेंगे 158 बी क्यू और ये माइनस में है तो ये इधर आएगा प्लस में हो जाएगा 185 बी क्यू इक्वल ये हो जाएगा 185 ए क्यू और ये प्लस में है इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 158 ए क्यू। इससे अगर प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 343 बी क्यू और 185 में से इसे माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 27 ए क्यू। तो कितना आया हमारा आंसर 343 बी क्यू इक्वल 27 ए क्यू। तो बी क्यू अपॉन ए क्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 27 अपॉन 343। तो अगर इसका क्यू रूट करेंगे हम, क्यू रूट दोनों तरफ क्यू रूट करेंगे तो ये हो जाएगा 27 अपॉन 343 का क्यू रूट और इधर हो जाएगा इसका क्यू रूट। तो ये तो हो जाएगा b अपॉन ए और ये हो जाएगा ये किसका क्यू होता है 3 का
और ये किसका होता है 7 का, तो b अपॉन ए कितना आया 3/7, लेकिन हमसे पूछा है a अपॉन b, तो वो हो जाएगा 7/3। हमसे पूछा था a रेशियो b कितना होगा, तब वो होगा 7/3। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 का क्या 7/3, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। A certain sum of money gives an interest of 2000 at the rate of 10% annual simple interest in 2 years। यानी एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्षों में 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2000 का ब्याज मिलता है। यानी सबसे पहले अगर हम एस आई का फॉर्मूला लगाएं तो एस आई इक्वल होता है पी आर और टी, पी आर टी अपॉन 100। तो एस आई यानी ब्याज कितना है 2000 रुपये, 2000 रुपये। प्रिंसिपल हमें नहीं पता, तो प्रिंसिपल की जगह पी, आर कितना है 10% और टाइम कितना है 2 साल अपॉन 100। तो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, और 2 से या 5 टाइम्स 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 2000 में, तो प्रिंसिपल हमारा कितना आएगा, प्रिंसिपल आएगा 10,000 रुपये। उसके बाद हमें क्या बताना है, इफ़ द सेम सम, यानी सेम सम यानी प्रिंसिपल, यानी यदि इसी धनराशि पर वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है, तो प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है हमारा 10,000, प्रिंसिपल कितना है 10,000। उसके बाद रेट कितना था, रेट था 10%। और इसी पर हमें क्या मिलता है, चक्रवृद्धि ब्याज, तो अमाउंट कितना होता, अमाउंट, तो अमाउंट डायरेक्ट निकाल सकते हैं 10,000 प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल का 2 साल में यानी 110/100 मिलता, फिर पहली साल में तो 110 और दूसरे साल में 110/100। तो 0 0 0 0, ये 4 0 से 4 0 खत्म, तो ये कितना होता, ये होता 12,100। अमाउंट कितना आया 12,100, प्रिंसिपल कितना था 10,000, तो सी आई कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलता, तो 12,100 में से माइनस कर देंगे 10,000, 10,000 तो कितना मिलता, तो 2,100 रुपये। 2,100 रुपये हमारा क्या आता, हमारा आया था कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट कितना आया था 2,000 और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 2,100 रुपये। तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है तो एनुअल कंपाउंड इंटरेस्ट व्हाट विल द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी हमें बताना है तो प्रभावी ब्याज की दर क्या होगी। यानी क्वेश्चन हमें क्या है, सी आई हमें मिल चुका है, प्रिंसिपल हमारे पास ये रहा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, सी आई कितना है 2,100, प्रिंसिपल कितना था 10,000, प्रिंसिपल कितना था 10,000, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई, 0 से 0 0 से 0 और ये 2 0 से 2 0, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आया, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो वो आया 21%। लेकिन इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट ये तो 2 साल का है ना, 2 साल का, तो 1 साल कितना होगा, 1 साल का होगा 21/2 यानी 10.5%, और यही होगा हमारा इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या होगा, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो हमारा आंसर होगा वो होगा 10.5%, 1 साल का, क्योंकि 2 साल का 21% था, लेकिन हमें चाहिए 1 साल का, तो वो होगा 10.5%। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 6। द रेशियो ऑफ हाइट एंड डायमीटर ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज 6:5, यानी एक लंब वृत्तीय शंकु की ऊंचाई यानी हाइट और व्यास का अनुपात यानी डायमीटर, इसका अनुपात कितना है 6:5। अब डायमीटर को हम लिख सकते हैं, डायमीटर क्या लिख सकते हैं 2r, डायमीटर क्या होता है 2r के बराबर, तो इसे हम लिख सकते हैं हाइट अपॉन 2r इक्वल, हम हाइट मान लेते हैं 6x और रेडियस मान लेते हैं 5x, तो हाइट अपॉन r और 2 का मल्टीप्लाई इधर होगा तो कितना हो जाएगा, ये 12x, हाइट हो जाएगी हमारी 12x अपॉन ये 5x, यहाँ से हमारी हाइट कितनी आई 12x और रेडियस कितना आया 5x। उसके बाद हमसे पूछा है व्हाट इज इट्स स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट क्या होती है L² इक्वल R² प्लस H², तो L² और R का स्क्वायर करेंगे यानी R का स्क्वायर यानी 5x का स्क्वायर कितना होगा 25x² प्लस हाइट यानी 12x यानी 12x का स्क्वायर यानी 144x², और L² की वैल्यू कितनी आ जाएगी फिर यहाँ से 169x², तो जो हमारी स्लैंट हाइट होगी वो होगी, अगर हम स्क्वायर रूट लगाएंगे तो ये हो जाएगा 13x, यानी जो स्लैंट हाइट होगी हमारी 13x यानी 13 का मल्टीपल होगी। तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी तो नहीं होगा, क्योंकि 13 का मल्टीपल है ऑप्शन नंबर डी और ऑप्शन नंबर बी। अगर ये 26 नहीं होता तो हम डायरेक्ट डी लगा देते यानी 13 कर देते, यानी हमें ये पता है स्लैंट हाइट जो होगी वो 13 का मल्टीपल में होगी, तो ऑप्शन नंबर ए और सी तो नहीं होगा। अब क्या होगी उसे निकालने के लिए हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन में कि एंड इट्स वॉल्यूम, वॉल्यूम हमें दे रखा है 2200/7 यानी उसका आयतन, तो आयतन क्या होता है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन
कितना दे रखा है हमें 2200 यानी 2200/7। और वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई यानी 22/7 पाई आर स्क्वायर। आर कितना था 5x का स्क्वायर आर स्क्वायर, और एच कितना था 12x इक्वल 2200/7। उसके बाद 7 से 7 कैंसिल, 22 से ये कटेगा 100 टाइम्स, 22 से कितने बार 100 टाइम्स। 3 से ये कटेगा 4x, तो ये हो जाएगा 4x इक्वल ये कितना हो जाएगा 5x का स्क्वायर यानी 25x स्क्वायर इंटू में 4x इक्वल 100। कितना हो जाएगा 100। ये कितना हो जाएगा 25 चौका 100 यानी ये हो जाएगा 100x³ इक्वल 100। तो 100 से 100 कैंसिल, x³ की वैल्यू कितनी आएगी 1, क्योंकि 100 1 जा 100 होते हैं, जीरो मत लिख देना। x³ की वैल्यू कितनी आएगी 1 और x की वैल्यू कितनी होगी 1, क्योंकि 1 का क्यू कितना होता है 1 ही होता है उसके अनुसार। तो x की वैल्यू कितनी आई 1 आई, तो l की वैल्यू कितनी हो जाएगी, l की हो जाएगी 13 × 1 यानी ऑप्शन नंबर डी। तो जो स्लेंट हाइट होगी हमारी वो कितनी थी 13x थी, और x की वैल्यू कितनी आई 1, तो 13 × 1 तो कितना हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। जो स्लेंट हाइट होगी वो होगी 13 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। अ मैन बाइज 20 आइटम्स फॉर 16 रुपीज़, यानी 20 आइटम्स उसने 16 रुपये में खरीदे हैं। तो एक आइटम कितने रुपए में खरीदा होगा, वो खरीदा होगा 16/20, यानी 4 से अगर इसे डिवाइड करें तो 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, यानी ये हो गया 0.8। एक आइटम उसने 0.8 रुपये में खरीदा। एंड सेल्स देम एट 1.50 पर आइटम, फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंटेज। यानी एक आदमी 16 रुपये में 20 वस्तुएं खरीदता है और उन्हें 1.5 प्रति वस्तु की दर से बेचता है। यानी एक आइटम उसने 0.8 रुपये में खरीदा, 0.8 रुपये में खरीदा एक आइटम, और उसे बेचता कितने में है 1.50 में। तो प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट परसेंटेज हमें बताना है। तो प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट होगा 0.7 रुपये का। किस पर होगा, सीपी पर, क्योंकि 0.8 रुपये में उसने खरीदा है, तो सीपी यानी 0.8 पर। हमें क्या करना है, प्रॉफिट परसेंटेज। परसेंटेज के लिए 100 का मल्टीप्लाई, इस पॉइंट से इस पॉइंट को कैंसिल करेंगे और ये हो जाएगा 700/8 यानी 700/8, और 700 से काटेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 87.5%। तो क्वेश्चन नंबर 7 का हो जाएगा 87.5%। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, अ कार ट्रेवल्स द फर्स्ट 180 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, इट ट्रेवल्स द नेक्स्ट 210 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 35 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द कार। एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस। अब टोटल डिस्टेंस कितनी थी 180 और 210, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी 180 + 210 अपॉन टोटल टाइम। और टाइम कैसे निकालेंगे, तो 180 किलोमीटर चली है 20 किलोमीटर प्रति घंटे से। टाइम क्या होता है डिस्टेंस यानी 180 अपॉन स्पीड यानी 20, तो टाइम कितना आएगा 9 घंटे यानी 9 घंटे, प्लस दूसरा 210 किलोमीटर थी, 210 किलोमीटर अपॉन स्पीड कितनी थी 35, तो 7 से काटेंगे से 7 × 21 0, और 7 से 5 बार, तो 5 से 6 टाइम्स, तो कितना आएगा 6। तो एवरेज स्पीड क्या हुआ, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, तो ये हो जाएगी 0 और 9 और 3, और ये कितनी हो जाएगी 15। तो 3 से काटेंगे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 0 और 3 से 5, 5 से काटेंगे से 5 2 जा 10, और ये 5 6 जा 13, तो 26 किलोमीटर प्रति घंटे। ये क्या होगी इसकी एवरेज स्पीड। तो इसकी जो एवरेज स्पीड होगी वो होगी 26 किलोमीटर पर आवर। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 9। अ मैन सेव्स 30% ऑफ हिज मंथली इनकम, यानी एक आदमी अपनी मासिक आय का 30% बचत करता है। तो अगर वो 100 रुपये कमाता है 100 रुपये, तो वो खर्च कर देता है 70, और बचाता कितना है, बचाता है 30, यानी ये तो है उसका एक्सपेंडिचर यानी उसका व्यय यानी खर्चा, और ये क्या है उसकी सेविंग्स, यह सेविंग्स, और ये क्या है उसकी इनकम। हमने मानी है इनकम कितनी है 100, और खर्चा कर देता है 70 रुपये का, और बचाता कितना है 30%, यानी 30%, 100 का 30% 30 ही होता है, तो 30 रुपये बचा लेता है। उसके बाद इफ़ हिज मंथली इनकम इंक्रीज बाई 10%, यानी यदि उसकी मासिक आय में 10% की वृद्धि होती है। अब मासिक आय यानी इनकम में 10% की वृद्धि होगी तो कितने हो जाएगा 110 हो जाएगा वह, और उसके बाद पिछली बचत से 20% अधिक बचत करता है। पिछली बचत कितनी थी 30, तो पिछली बचत थी उसकी 30, उसका भी 20% अधिक, तो 120/100
उसके बाद 0 से 0, 0 से 0, यानी अब वो कितने रुपये बचाता है? 36 रुपये बचाता है। अब 110 रुपये कमा रहा है, उसमें 36 रुपये बचा रहा है, तो खर्च कितने कर रहा है? तो 110 में से हम 36 घटा देंगे तो खर्च कितने करेगा? 74 रुपये, क्योंकि एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स वही तो होती है इनकम के बराबर। अब 110 रुपये उसने कमाए, 36 रुपये बचाए, तो खर्च कितने किए? 74। तो एक्सपेंडिचर कितना बढ़ा, यही पूछा है उसमें कि फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन हिज एक्सपेंडिचर, यानी उसके व्यय में हुई प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो कितने रुपये बढ़ा? एक्सपेंडिचर पहले 70 था, अब 74 हो गया, यानी बढ़ा कितना? 4। किस पर? 70 पर, इंटू में 100, तो ये हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 40/7। तो इससे इससे काटेंगे तो ये कितना होगा? तो ये हो जाएगा 7 5 जा 35 पॉइंट और 7 और 1%, तो 5.71%। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। डिवाइड 1870 इंटू 3 पार्ट्स, यानी 1870, यानी 1870 को हमें 3 पार्ट में डिवाइड करना है। तो 3 पार्ट हम मान लेंगे ए, और दूसरा बी, और तीसरा सी। तो उसके बाद इन अ सच अ वे द हाफ ऑफ द फर्स्ट पार्ट, यानी 1870 को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित करें ताकि पहले भाग का आधा, यानी पहला भाग कौन सा था? ए, तो ए का आधा यानी A/2, दूसरे भाग का 1/3, दूसरे भाग का 1/3 यानी बी का 1/3 यानी B/3, और तीसरे भाग का 1/6 यानी 1/6 ऑफ द थर्ड पार्ट, तो तीसरे भाग का 1/6। अब क्या हो? बराबर हो, तो बराबर का साइन लगा देंगे, बराबर हो। तो अगर ऐसी कंडीशन कभी भी आती है, यानी ए के नीचे डायरेक्ट 2, बी के डायरेक्ट नीचे 3 और सी के डायरेक्ट नीचे 6, तो डायरेक्ट अगर हम ऐसी कंडीशन आती है तो ऐसे हम लिख सकते हैं डायरेक्ट ए और बी और सी का जो रेशियो होगा वो होगा 2:3:6, ऐसे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं अगर ऐसी कंडीशन होती है, यानी ए के नीचे 2, बी के नीचे 3 और सी के नीचे 6। और यहाँ कुछ वेरिएबल होता, यहाँ अगर x होता, यहाँ अगर 5 होता, यहाँ अगर 2 होता, अगर कुछ भी होता तो हम ऐसे नहीं लिखते। लेकिन अब डायरेक्ट ए और बी और सी सिंगल है, और जिसके नीचे इसके नीचे जो होता है उसी को रेशियो के एज इट इज लिख देते हैं, यानी A/B/C कितना होगा? 2:3:6। उसके बाद इस टोटल की वैल्यू कितनी होगी? टोटल की वैल्यू होगी 11, और टोटल में दे कितना रखा है? 1870, तो यानी 1870 जो है वो है 11 की वैल्यू, यानी टोटल की। तो ए की वैल्यू कितनी आएगी? 2, यानी 11 की ए की वैल्यू कितनी आएगी? 2। 11 से कटेगा कितनी था? 11 बन जाए 11 और 7 0, तो ए की वैल्यू कितनी आएगी? 17 दूनी 34, यानी 340। ऐसे ही बी की वैल्यू निकालेंगे तो बी की वैल्यू कितनी आएगी? 510, और सी की वैल्यू निकालेंगे तो सी की वैल्यू आएगी 1020। कैसे निकालेंगे पता है ना? बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे? टोटल था 1870 और किसकी वैल्यू थी? 11 की। बी की वैल्यू कितनी थी? 3, तो 11 से ये कटेगा 170, तो बी की वैल्यू कितनी आएगी? 17 थी 51, यानी 510। ऐसे ही सी की वैल्यू कितनी आएगी? तो 1870 था, 11 की वैल्यू थी 1870 इंटू सी की वैल्यू यानी 6, तो ये कटेगा 170 टाइम्स, और सी की वैल्यू आ जाएगी 1020। तो ए की वैल्यू कितनी आई? 340, बी की वैल्यू कितनी आई? 510, और सी की वैल्यू कितनी आई? 1020। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा था हमारा? क्वेश्चन नंबर 10। तो इसकी आंसर हो जाएगा 340, 510 और 1020। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 11। अ फार्मर हैज चिकन एंड गोट्स इन हिज हाउस, द टोटल नंबर ऑफ देयर हेड्स इज 42 एंड द टोटल नंबर ऑफ देयर लेग्स इज 138। फाइंड द नंबर ऑफ चिकन, यानी एक किसान के घर में मुर्गियां और बकरियां हैं, उनके सिरों की संख्या, कुल संख्या तो 42 है, और उनके पैरों की कुल संख्या 138 है। तो मुर्गियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इस सवाल में क्या होता है, एक तो ऐसी चीज़ देता है जिसके 2 पैर हों, और एक ऐसी चीज़ देगा जिसके 4 पैर हों। तो जिसके कम पैर होंगे अगर उसकी संख्या पूछी जाती है, जैसे मुर्गी और बकरी में से कम पैर किसके हैं? मुर्गी के हैं, और उसी की संख्या हमसे पूछी है, फाइंड द नंबर ऑफ चिकन। तो जिसके कम पैर वालों की अगर संख्या पूछी जाए तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 2h - L/2। किसका होता है? जिसके कम पैर हों उसकी संख्या। कम पैर किसके हैं? चिकन के हैं। कम पैर का मतलब क्या है कि चिकन है एक, और एक है गोट यानी जी बकरी, एक है बकरी और एक है चिकन यानी मुर्गी। इसके पैर कितने होते हैं? 2, और इसके कितने होते हैं? 4। तो कम पैर किसके हुए? 2 यानी चिकन के। तो अगर इसकी संख्या पूछी जाती तो इसके आंसर क्या होता है? 2h - L/2, और पूछी भी इसी की है तो डायरेक्ट इसी फॉर्मूला को लगाएंगे हम, 2h - L/2। तो 2 और हेड, एच माने क्या होता है? हेड, यानी टोटल कितने हैं? 42 यानी सिर, माइनस एल यानी लेग यानी टांग, तो टांग कितनी है टोटल? 138। तो 138/2, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 84, और इसे माइनस इसे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 69, और माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 15। यानी हमारे पास जो चिकन है यानी मुर्गियों की संख्या है वो कितनी है? 15 है।
लेकिन इसे एक और मेथड से कर सकते हैं जो लॉन्ग मेथड है। क्वेश्चन नंबर 11 को हम एक और मेथड से कर सकते हैं। लॉन्ग मेथड से कैसे करेंगे? एक किसान के घर मुर्गियां और बकरियां हैं, तो मुर्गियों को मान लेते हैं यानी चिकन को x और बकरियों को मान लेते हैं y। तो उनके सिरों की कुल संख्या 42 है, यानी एक मुर्गी का कितना सिर होगा? एक होगा, तो x मुर्गी का x होंगे प्लस y बकरियों का एक ही सिर होगा तो y, यानी टोटल सिर कितने होंगे? 42। उसके बाद उनके पैरों की संख्या कुल संख्या कितनी है? 138। अब मुर्गी के पैर कितने होते हैं? 2, तो 2x हो जाएगा। और बकरी के पैर कितने होते हैं? 4, तो 4y हो जाएगा। और टोटल कितना है? 138। तो इक्वेशन नंबर ये होगी 1 और इक्वेशन नंबर ये होगी सेकंड। तो जो सेकंड इक्वेशन है, अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई कर दें यानी 2x प्लस 2y इक्वल ये हो जाएगा 84। कितना हो जाएगा? 84। और माइनस करें तो माइनस माइनस माइनस, तो ये तो कैंसिल, तो ये हो जाएगा 2y। और y क्या था? y क्या था पता है? गॉट्स यानी बकरी। तो वही बकरी की संख्या निकल के आएगी, तो ये कितना हो जाएगा? 4 और ये हो जाएगा 5। तो बकरी की संख्या कितनी आ जाएगी? तो 2 से 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, यानी बकरी आएगी 27। तो x प्लस वाई इक्वल 42 था। और जब बकरी 27 हैं तो x यानी 42 में से माइनस करेंगे 27, यानी x क्या है? मुर्गी। तो मुर्गियों की संख्या कितनी आ जाएगी? 15 आ जाएगी। लेकिन इस मेथड से बढ़िया है इस मेथड को जो मैंने पहले बताया था, ये वाला 2h माइनस एल बाई 2, इससे हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं जिसके कम पैर हों उसकी संख्या। अगर हमसे पूछा होता फाइंड द नंबर ऑफ गोट्स, तो कम पैर वालों की संख्या निकाल लेते 27, उसमें 42 में से माइनस कर देते, सिरों की संख्या में से माइनस कर देते, बस इतना सा करना था। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 12। A alone can complete a piece of work in 39 days, while B alone can do the same work in 52 days। यानी A अकेले किसी कार्य को 39 दिनों में कर सकता है और जबकि B अकेले उसी कार्य को 52 दिन में कर सकता है। यानी A तो करेगा उसी काम को 39 डेज में 39, और B करेगा उसी कार्य को 52 दिन में। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 156। तो इनकी इफिशियंसी कितनी आएगी? 156 आएगा एलसीएम। तो A 39 काम 30 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना कार्य करेगा? इसे डिवाइड करेंगे तो ये होगा 4 और ये आएगा 3। तो A एक दिन में करेगा 4 काम और B एक दिन में करेगा 3 काम। उसके बाद both of them started working together but A stopped working 3 days before the completion of work। For how many days did both of them work together? यानी दोनों ने साथ मिलकर कार्य करना शुरू किया, लेकिन A ने कार्य पूर्ण होने से 3 दिन पहले काम रोक दिया। तो अगर दोनों साथ मिलकर कार्य करते, 156 काम था टोटल, और दोनों साथ मिलकर काम करते यानी 4 + 3 दोनों साथ मिलकर काम करते तो कितने दिन में कर देते? 156/7 दोनों साथ मिलकर कार्य करते और इतने दिन में कर देते। लेकिन ए ने कार्य पूर्ण होने से, जैसे ही कार्य पूर्ण होने वाला था, 3 दिन पहले काम रोक दिया। 3 दिन पहले काम रोक दिया, दोनों ने कितने दिन तक एक साथ कार्य किया? तो ए ने और बी ने दोनों ने मिलकर कब तक काम किया ये पूछा है। तो 156 तक टोटल वर्क था। उसके बाद तो 3 दिन का काम हम निकाल देंगे किसका? ए का, क्योंकि ए ने 3 दिन पहले काम छोड़ दिया था। तो एक दिन में कितना कार्य करता है? 4। ए जो है एक दिन में कितना काम करता है? 4 करता है। तो 3 दिन में कितना करेगा? 3 × 4 यानी 12 काम करेगा। तो इसमें से 12 काम माइनस कर देंगे। लेकिन उसने क्या कहा है? दोनों ने कितने दिन तक एक साथ कार्य किया? जब ए चला गया तो बी तो अकेला करेगा, तो बी का भी काम हम इसमें से निकाल देंगे। तो बी एक दिन में कितना कार्य करता है? 3। तो 3 दिन में कितना करेगा? 9। तो इस कार्य को जब हम माइनस कर देंगे तो दोनों ने कितने दिन मिलकर कार्य किया वो हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो 156 और माइनस करेंगे इसमें से तो ये हो जाएगा 21/7। तो 156 माइनस 21/7, तो ये हो जाएगा हमारा 135/7। और ये 19 7 जो होते हैं 133, तो ये 19 टाइम्स जाएगा और 2/7। तो इतने दिन यानी 19 होल 2/7 दिन उनने मिलकर कार्य किया। तो इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का 19 होल 2/7, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 13। द स्पीड ऑफ अ ट्रेन इज 2 होल 1/6 टाइम्स द स्पीड ऑफ अ कार। यानी एक रेलगाड़ी की चाल यानी स्पीड ऑफ अ ट्रेन इक्वल 2 होल 1/6 टाइम्स ऑफ अ कार, यानी टी इक्वल ये हो जाएगा 13/6 सी, यानी ये कार। तो इनका जो स्पीड का रेशियो कितना है? स्पीड का रेशियो कितना है? टी रेशियो सी का। तो अगर इसे हम करेंगे T/C तो कितना होगा? ये हो जाएगा 13/6, 13/6। ये स्पीड का रेशियो है किसका? ट्रेन और कार का। उसके बाद द कार कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 486 किलोमीटर इन 9 आवर्स। तो अगर कार की हम स्पीड निकालें जो हमें क्वेश्चन में दे रखी है स्पीड, तो क्या होता है? डिस्टेंस 436 अपॉन टाइम यानी 9,
9 5 जा कितना होगा 45 और 9 4 जा 36। तो जो कार की स्पीड है वो कितनी आई है 54, लेकिन रेशियो में कितनी है 6। तो 6 की वैल्यू कितनी होगी 54, 6 की वैल्यू कितनी होगी 54। तो 13 की वैल्यू कितनी होगी, तो ये होगी 117। कैसे, क्योंकि 6 की वैल्यू कितनी है 54, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 54/6। तो हमें 13 यूनिट की वैल्यू बतानी है, तो 6 से ये कितने टाइम्स 9 टाइम्स, तो 13 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 117। यानी जो ट्रेन की स्पीड है, ट्रेन की स्पीड वो कितनी है 117 किलोमीटर पर आवर। ये है ट्रेन की स्पीड। तो हमसे पूछा क्या है क्वेश्चन में कि हाउ मच डिस्टेंस विल ट्रेन कवर इन 6 आवर, यानी डिस्टेंस पूछिए हमसे 6 घंटे में। टाइम भी है हमारे पास और स्पीड भी है। स्पीड कितनी है 117, टाइम कितना है, सॉरी ये ट्रेन है और ये है टाइम, ये टाइम लिखा है मैंने और ये ट्रेन की स्पीड है। तो टाइम कितना है 6 आवर। तो डिस्टेंस पूछिए, डिस्टेंस क्या होता है स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड इंटू टाइम, तो ये कितना हो जाएगा, तो 117 ऑप्शन से अगर इसे चेक करें तो ये हो जाएगा 702। 117 इंटू 6 यानी 702 किलोमीटर। तो ये हो जाएगी हमारी स्पीड, सॉरी डिस्टेंस, क्योंकि स्पीड इंटू टाइम ये हो जाएगा 702 किलोमीटर डिस्टेंस। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 14। अ शॉपकीपर सेल्स wheat bought at 18 per kg at 20 per kg. At the time of selling, he gives only 900 gram of wheat instead of 1 kilogram. What is the actual percentage profit of the shopkeeper? यानी एक दुकानदार 18 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव पर खरीदे गए गेहूं को 20 रुपये प्रति किलोग्राम पर भाव पर बेचता है, यानी और वह बेचने के समय 1 किलोग्राम के बजाय केवल 900 ग्राम गेहूं देता है। तो दुकानदार का वास्तविक प्रतिशत लाभ कितना है। तो हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन क्या करते हैं, एक तरफ लिखते हैं सीपी और एक तरफ एसपी। तो 18 रुपये में उसने खरीदे और 20 रुपये में उसने बेच दिए। उसके बाद मैं मानता हूँ कि 1 ग्राम जो गेहूँ थे वो थे 1 रुपये के, 1 ग्राम की वैल्यू 1 रुपये। तो 900 ग्राम कितने के होंगे, 900 ग्राम कितने के होंगे 900 रुपये के, 900 रुपये के। और 1000 ग्राम कितने के होंगे, 1000 ग्राम गेहूँ कितने के होंगे 1000 रुपये के, 1000 रुपये के। तो वो 900 रुपये की चीज़ को 1000 रुपये में दे रहा है। 900 रुपये की चीज़ है और उसे चार्ज कितना कर रहा है 1000 रुपये। तो जो दूसरा कंडीशन है वो यहाँ पर आएगी, सीपी कितनी आएगी 900 और एसपी आएगी 1000। 1000 अगर आप अब भी नहीं समझे तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, वह बेचने के समय 1 किलोग्राम के बजाय 900 ग्राम गेहूँ देता है। 1 मिनट मैं आपको समझाता हूँ। 900 ग्राम गेहूँ देता है, 900 ग्राम गेहूँ किसके 1 किलो के स्थान पर। अब उसने तोल दिए गेहूँ कितने 900 ग्राम, उसके गले में से कितने गए 900 ग्राम गए। आपने क्या समझा कि 1 किलोग्राम ले लिए, आप कितने रुपए के पैसे दोगे, यानी आप दोगे उसे 1000 रुपये। लेकिन उसके यहाँ से कितने गए 900 रुपये ही गए हैं, क्योंकि उसने तो 900 ग्राम गेहूँ ही दिए हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि आपने लिए हैं 1 किलोग्राम। और आप कितने के पैसे दोगे 1 किलोग्राम के, लेकिन उसके पास पैसे कितने आए 1000 रुपये पैसे आए, यानी 1000 रुपये आए उसके पास जो आपने दिए, लेकिन उसके खर्च कितने हुए 900 रुपये। यानी सीपी जो होगा वो होगा 900 और एसपी क्या होगा वो होगा 1000। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है सीपी 900 और एसपी 1000। अब इनका रेशियो निकालना होता है, बस इसका रेशियो निकालेंगे तो 2 से 9 और 2 से 10, और इसका रेशियो निकालेंगे तो ये कितना होगा 9 और 10, ये भी 9 10 होगा। तो बस हमारे पास टोटल सीपी और टोटल एसपी आ जाएगी। तो 9 9 जा 81 और टोटल एसपी कितना होगा 100। तो सीपी कितना है और एसपी कितना है, प्रॉफिट परसेंटेज अभी निकाल देंगे। सीपी है 81 और एसपी है 100, तो प्रॉफिट कितने का होगा 19 रुपये का। किस पर होगा सीपी पर यानी 81 पर, इनटू प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 1900/81, 1900/81। तो हमारा जो वो होगा प्रॉफिट परसेंटेज होगा, इससे डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड करने के बाद आएगा हमारा 23.45%। तो क्वेश्चन नंबर 14 जो है हमारा, उसका आंसर कितना आएगा, उसका आंसर आएगा 23.45%। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। निम्न ग्राफ में वर्ष 1996 यानी 1996 1996 से 2000 के दौरान ABC तीन कंपनियों के सूती कपड़े का उत्पादन लाख मीटर में को दर्शाया गया है। यानी ये हमारे 1996 से और 2000 तक ये जो कपड़े हैं ABC, तो ए है इसमें से नीला वाला और जो बी है वो लाल और ये ग्रे कलर का वो है सी। 1996 से 1998 के दौरान कंपनी ए का औसत, सबसे पहले हमें निकालना होगा एवरेज।
एवरेज क्या होता है, एवरेज ऑफ ए का एवरेज तो होता है टोटल सम कितना है, तो कहाँ से कहाँ तक, 1996 से और 1998 तक, यानी 1996 ये रहा, 97 ये रहा, 98, तो ए यानी 24, 29 और 34, तो 24 प्लस 29 और प्लस 34, तो एवरेज क्या होता है, टोटल सम अपॉन टोटल नंबर कितने हैं, 1 2 3, तो ये हो जाएगा 3, तो 24, 29 और 34 इसको प्लस करेंगे तो हो जाएगा 87/3, तो ए का जो एवरेज आएगा वो आएगा 29। तो क्वेश्चन में वापस आते हैं, 1996 से 98 के दौरान कंपनी ए का औसत, वो जो हमने निकाल लिया है, उत्पादन, औसत उत्पादन ही है ये, 1998 से 2000, यानी अब 1998 से 2000 के दौरान कंपनी बी और सी के औसत उत्पादन का कितना प्रतिशत है। तो सबसे पहले एवरेज निकालना होगा हमें बी और सी का, तो एवरेज हमें निकालना है किसका, बी एंड सी का, जो क्या होगा सम, टोटल सम, तो बी और सी का 1998 से 1999, तो बी है 38, 1998 में देखेंगे बी कितना है 38 और सी कितना है 59, फिर प्लस करेंगे 1999 देखेंगे बी कितना है 49 और सी कितना है 51, कितना है 51, प्लस 2000 में देखेंगे 55 और 52, तो 55 प्लस 52 अपॉन टोटल नंबर कितने, 1 2 3 4 5 6, तो 6, अब इन सबको सम करेंगे तो वो आएगा 304 अपॉन 6, तो टोटल एवरेज कितना होएगा, इसका आएगा एवरेज 50.66, ये आएगा एवरेज। तो क्वेश्चन में क्या बोला है हमसे कि जो 1996 से 1998 के दौरान कंपनी ए का औसत उत्पादन है, यानी वो कितना है 29, और 1998 से 2000 के दौरान कंपनी बी और सी के औसत उत्पादन का कितना प्रतिशत है, यानी जो 29 है, और वो हमारा जो आया है 29 के बाद ये 50.66 का कितना प्रतिशत है, यानी 29 50.66 का कितना परसेंटेज है, यही पूछा है हमसे, यानी 100 का बस मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 29 जो है वो 50.66 का कितना परसेंट है। तो इसे कैसे करेंगे हम, तो ये हो जाएगा 29 100 अपॉन 50.66। अब इसे आप सॉल्व कर लेना तो आंसर आ जाएगा, लेकिन इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है सॉल्व करने की, ये 0.66 को अगर हम इग्नोर कर दें तो 50 दूनी 100 हो जाएगा, और 29 2 जा 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, और ये हो जाएगा 5। जो ऑप्शन 58 के सबसे करीब होगा, वही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 57 पॉइंट, ऐसे कुछ करके है आंसर, मुझे याद नहीं है, 57 पॉइंट, यानी 58 के करीब जो होगा वही आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर इसे सॉल्व करेंगे तो ये बहुत लंबा हो जाएगा, 50.66 का डिवाइड 2900 में, तो इसलिए 0.66 को इग्नोर करेंगे, 50 से डायरेक्ट 2 टाइम्स जाएगा 100, और 2 का मल्टीप्लाई 29 में, तो 58, जो ऑप्शन 58 के करीब होगा और एक ही ऑप्शन है ऐसा, तो वो हो जाएगा 57 पॉइंट करके है कुछ, तो वो हमारा हो जाएगा आंसर। तो ये थे आज के 15 सवाल। मिलते हैं अगले मॉक टेस्ट में, और उसके बाद इसके जो PDF है वो कमेंट में मिल जाएगी आपको उसकी लिंक, तो वहाँ से डाउनलोड कर लेना। धन्यवाद।